Good morning. Today is 19th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. Before discussion of articles, ये जो PDF है आज की डिस्कशन की वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है। और अगर आपको भी ईमेल जो इसकी PDF चाहिए आगे से तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस पे onlyias.com से। आपको पता ही होगा, 2-3 बार मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ इसके बारे में, ना पता हो तो दोबारा फिर से बता देता हूँ। इसका जो URL है ये है onlyias.com। तो यहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी पर ये PDF मिल जाएगी, लिंक इसका मिल जाएगा। देखिए, डालने को तो PDF यहाँ भी डल सकती है जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, लेकिन ये वीडियोस आगे डिलीट हो जाएंगी, तो रिवीजन के लिए ये आप अपने जो PC वगैरह में है इसे संभाल के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे देखिए, पहला जो आर्टिकल है आज डिस्कशन का वो है जल्लीकट्टू से रिलेटेड। यह एक स्पोर्ट्स गेम है, इससे रिलेटेड आज डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो है, फिलहाल का कंटेक्स्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है एक रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिव्यू पिटीशन डाली थी, और क्या ये पूरा है, क्या बैकग्राउंड है इसका, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जल्लीकट्टू एक तरह का स्पोर्ट्स गेम है। इसमें बुल टेमिंग होती है। ये देखिए, यहाँ पर सारे लोग बुल टेमिंग होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये सींग होते हैं, कई हर एक में नहीं, कई ओकेजन्स पे, कई जगह पे ये सींग पे जो बुल के सींग होते हैं इस पे ना प्राइज मनी होती है। तो प्राइज मनी होती है तो सारे इसके पीछे भागते हैं। तो इस तरह का ये गेम है। पोंगल के ओकेजन पर ये खेला जाता है, यानी हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके बाद में ये खेला जाता है, और बहुत पुराना ये गेम है। ये देखिए, यहाँ पर पोंगल के ओकेजन पर खेला जाता है, बहुत पुराना गेम है ये। और एक्सपर्ट्स की माने तो देखिए ये निकलता है कली और काकू। ये देखिए, कोइंस, काकू का मतलब होता है कोइंस, और काटू मीनिंग है पैकेज, यानी प्राइज मनी का जो पैकेज है उससे रिलेटेड ये गेम है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लड, जैसे स्पेन में वो गेम होता है ना, आपने मूवी देखी होगी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में, जो स्पेन में गेम होता है वो बुल रेसिंग का, वैसे उसी से रिलेटेड कुछ है, लेकिन थोड़ा अलग है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये 2014 में इस पर बैन लगा दिया था। तो क्या है ये, यहाँ पे देखिए, 2009 में तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून लाया था, एक लेजिस्लेशन लॉ बनाया उन्होंने अपने स्टेट के अंदर, तमिलनाडु ने, इसको रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि देखिए, इससे बहुत ज़्यादा मौतें हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बुल्स का भी, ह्यूमन लाइफ्स का भी लॉस हुआ, और क्रूल्टीज़ की बात निकल कर सामने आई। तो 2009 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया इससे रिलेटेड, इसको रेगुलेट करने की बात कही। 2014 में उसके बाद में भी क्रूल्टीज़ थी, जो यू कैन से दैट एट्रोसिटीज़ थी एनिमल्स पर, कम नहीं हुई। तो पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है या फिर पेटा है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, इन सब ने भी इस पर ऑब्जेक्शंस उठाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो गेम है इस पर रोक लगा दी। तो देखिए, एक कल्चरल इशू है, तो इससे काफ़ी सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हैं, और पॉलिटिशियंस जहाँ भी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं वहाँ साथ देते हैं। आप पानी का इशू ले लीजिए, जहाँ जहाँ जनता का सपोर्ट होगा वहाँ पॉलिटिशियंस उसको साथ देंगे, चाहे वो चीज़ गलत हो या अच्छी हो। तो 2014 में फिर से रिव्यू पिटीशन डाली, उसके बाद में जजमेंट के बाद में रिव्यू पिटीशन डाली स्टेट गवर्नमेंट ने कि आप इस जजमेंट को दोबारा से रिव्यू कीजिए जो आपने बैन किया है इसको। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इसको गेम को अलाउ करने की बात कही। और फिर अभी 2016 और अभी नवंबर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को, यानी जो ये रिव्यू पिटीशन डाली थी, इसको मना कर दिया, और इस पर अभी फैसला आना बाकी है, जो कि सेंट्रल ने नोटिफिकेशन निकाली थी। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे अभी फैसला आना बाकी है। तो अभी इसके कुछ प्लस के पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये तो है, देखिए, प्लस के पॉइंट्स। सबसे बड़ा तो है ये कल्चरल फैक्टर। देखिए, इसमें कल्चरल फैक्टर अटैच्ड है, काफ़ी एंशियंट टाइम से गेम चला आ रहा है, और लोगों के यू कैन से दैट नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। तो इसे क्यों बैन किया जाए, इसे रेगुलेट क्यों ना किया जाए। दूसरा, कुछ लोग इसे रिलीजियस फैक्टर भी टच देने की बात कहती हैं कि आर्टिकल 25 इसमें आ जाता है कि राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। इस तरह का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि हमारा धर्म फैलाने का, धर्म प्रोफेस करने का अधिकार है। तो यह तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया, मतलब कोई है ही नहीं, रिलीजन का लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ये एनिमल राइट से रिलेटेड है। कोई भी धर्म होता तो भी इसे मना ही किया जाता। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि इस तरह से एक सोसाइटी में, यहाँ देखिए दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी से बॉन्डिंग आती है, कोऑर्डिनेशन आता है। देखो, सारे लोग मिलेंगे। अब इसमें देखो, सारे लोग, आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन आया, तो आज के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रही है, एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो सोसाइटी में इस तरह के गेम ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक तरह से बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और इंडिविजुअलिज्म दूर होता है, और कम्युनिटेरियन
जो होता है, कम्युनिटी की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो उसके बाद में आता है ये देखिए वेल्लोर, यानी इसमें यूथ जो होते हैं वो यूथ अपनी बहादुरी दिखाते हैं और माचो स्पोर्ट्स इसे कहा जाता है। और कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन यानी यू कैन से अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं। अंधविश्वास से कैसे जोड़ते हैं? वो लोग कहते हैं कि अगर इस गेम को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो भगवान की यानी गॉड की रैत का सामना हमें करना पड़ेगा, यानी फसलें अच्छी नहीं होंगी और भगवान की नाराजगी हमें झेलनी पड़ेगी। तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास का रंग भी देते हैं। इस तरह से 4-5 जो इशू हैं, सारे के सारे पक्ष में तो नहीं किए जा सकते, लेकिन जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यानी इसे फैक्टर्स इन्वॉल्व से मान लीजिए आप। और दूसरे जो फैक्टर्स हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नो कनेक्शन विद द रिलीजन, हाउ कैन यू कनेक्ट दिस विद द रिलीजन। और जो क्रूअल्टीज होती हैं, जो एट्रोसिटीज यानी अत्याचार होते हैं एनिमल्स पे, और बहुत सारे बुल्स की जाने जाती हैं इसमें। और इवन देखिए नॉट ओनली बुल्स, इवन ह्यूमंस लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस स्पोर्ट्स। और इवन दर्शक भी, जो स्पेक्टेटर्स वहाँ जो ये गेम देखते हैं, उनकी भी जाने गई हैं। तो ऐसा क्या गेम भाई, इतनी सारी जानें आप गंवा रहे हो तो। और स्टेट रेगुलेशन 2009 के बाद में जो लोग कहते हैं कि इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह है कि, और जो एनजीओज हैं, वेलफेयर बोर्ड है, उनका तर्क यह है कि 2009 में भी प्रयास किए गए इसको रेगुलेट करने के, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए। तो इसलिए क्रूअल्टीज कंटिन्यूड रही। तो अभी कोई औचित्य बनता नहीं है कि कोई भी रेगुलेशन इस पर संभव हो नहीं पाता, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड है। एक बार जब गेम स्टार्ट होता है तो कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यह तो वही इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट दिया था कि इट्स ए इशू ऑफ ह्यूमन एंटरटेनमेंट ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनिमल्स, यानी आप एनिमल्स के सेक्रीफाइस पर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो। और एक ये पॉलिटिकल इशू है जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्शन की बेस पे इसलिए ज़्यादा हाई फाई, जब भी इलेक्शन होता है इलेक्शन से पहले रिव्यू पिटिशन डाल दी, क्योंकि वोट्स की राजनीति है ये। फैटिलिटीज़ हमने डिस्कस किया, बुल्स की जाने, ह्यूमन जाने, स्पेक्टेटर्स, ये सब कुछ। और इवन एनिमल वेलफेयर बोर्ड और जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने भी इसको अपोज किया। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे जो स्पोर्ट्स गेम है उसमें। अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल है नीचे, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड यह आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट, रशिया ने विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? तो पहले तो हम उसी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस लिए है? देखिए, इंटरनेशनल दो तरह की होती हैं। हमारे स्टेट, सिंपल फंडे से हम समझते हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटेक्ट मतलब अपने सिटीजन्स को बचाना, किसी तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आप पर किसी तरह का कोई जुल्म ना हो पाए, इससे स्टेट आपकी रक्षा करेगा। नहीं तो अगर स्टेट ना हो तो कोई भी किसी को मार दे, जिसके पास पावर है, कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है, वीक आदमी को मार देगा। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीक सिटीजन्स को बचाना या फिर हर एक को इक्वल राइट्स देना, इस तरह की। तो अब सिचुएशन ये है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक, अगर स्टेट ही अपने सिटीजन पर राइट करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो उसका हिसाब कौन लेगा? तो यह देखिए, अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान खुद का स्टेट ही, जैसे बलूचिस्तान पे उस पर अत्याचार करने की बात होती है, तो अगर कोई स्टेट खुद ही अपने सिटीजन्स पर अत्याचार करना स्टार्ट करे तो कौन बताएगा? तो राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डोमेस्टिक मैटर्स में तो राइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। अगर स्टेट खुद ही अगर ऐसा करने लगे तो कौन बचाएगा? तो देखिए, ऐसा ही कंटेक्स्ट सामने आया 1994 के आसपास। 1994 के आसपास में, ये पहले भी निकल के आया था, टोक्यो जो ये ट्रायल्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और बाद में देखिए रवांडा 1992 का इशू था, यूगोस्लाविया 1997 का इशू था, सीरिया लियोन ये भी 90s का इशू था, टिमोर, कंबोडिया, इन सभी स्टेट्स में एक चीज़ निकल सामने निकल कर आई कि स्टेट ने खुद ही अपने लोगों पर अत्याचार किया। जीनोसाइड, जिसे यू कैन से मैसेकर, जीनोसाइड, जातीय संघर्ष, इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई। तो कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो उस समय तो देखिए इन चारों जो है उसमें एक एडहोक ट्रिब्यूनल बनाया गया। एडहोक ट्रिब्यूनल मतलब काउंसिल ट्रिब्यूनल, जो ये ट्रायल्स रखेगा इन केसेस में। यूगोस्लाविया में जो हुआ उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, सीरिया लियोन और तिमोर, कंबोडिया, एक एडहोक मतलब काउंसिल ट्रिब्यूनल बनाया गया। बाद में इसे 2002 में परमानेंट ट्रिब्यूनल बना दिया गया, यानी जब भी कोई स्टेट अपने सिटीजन्स पर अत्याचार करेगा, या फिर और देखिए कौन कौन से केसेस में, ये देखिए यहां पर केसेस दिए हैं, ये देखिए, मोस्ट सीरियस क्राइम्स कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज ए होल, जिनका असर, ऐसे क्राइम जिनका असर ना सिर्फ स्टेट पर, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पड़े, यानी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी शर्मसार हो जाए, ऐसे क्राइम्स, जीनोसाइड और
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ में क्राइम्स, वार क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये सारे क्राइम्स होंगे, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएंगे और उनका हिसाब इस कोर्ट में लिया जाएगा। देखिए अब ये कोर्ट बनाया गया 2002 के बाद में, 1 जुलाई 2002 को। है कहाँ हेडक्वार्टर? प्रिल के लिए इंपॉर्टेंट है ये, हेग में इसका नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जुरिडिक्शन सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पर है जिन्होंने इस ट्रीटी को यानी 2002 में साइन किया था। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया ने इसको मना कर दिया था, ना ही यूएस इसका पार्ट है। और जो बढ़िया बढ़िया देश हैं, मेन जो कंट्री है, जैसे क्रिकेट में होते हैं ना बढ़िया बढ़िया बैट्समैन ऊपर के, वो इसमें जो बढ़िया बढ़िया कंट्री है इसमें है ही नहीं। जैसे यूएस, इंडिया, चाइना, रशिया था। रशिया ने अभी विड्रॉ कर लिया, उसी के बाद तो ये आर्टिकल है। तो देखिए रशिया ने क्यों विड्रॉ किया, ये तो पूरा कंटेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आया क्यों और क्या है, और क्या अभी इसके इश्यूज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रशिया ने विड्रॉ कर लिया। रशिया ने क्या किया था, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, आपको याद होगा यूक्रेन और जो रशिया के बीच में थोड़ा विवाद हो गया था। तो यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, यह पहले क्रीमिया पार्ट रशिया का ही था, लेकिन रशिया ने यूक्रेन को गिफ्ट दिया था और यह अभी फिलहाल यूक्रेन के पास था। लेकिन रशिया को इस पार्ट की जरूरत थी बहुत ज़्यादा पोर्ट्स के लिए, और स्ट्रेटेजिक जो है लोकेशन इसकी बहुत अच्छी थी क्रीमिया की। अब जबकि इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन खराब हो गए, पहले तो अच्छे थे तो रशिया इस पार्ट का यूज करता था, मतलब यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन फिर रशिया फिर भी इस पार्ट को यूज करता था। लेकिन 2012-14 में जब ये हुआ अभी, तो दोनों के देशों बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए। यूक्रेन जो चल गया वो वेस्टर्न कंट्रीज की झोली में चला गया, मतलब वहाँ उनके साथ में तालमेल ज़्यादा बिठाना स्टार्ट कर दिया और रशिया को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत लंबी कहानी है इसकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बात बस सिर्फ इतनी है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो गया। तो रशिया पर खतरा यह रहा कि अब वो इस पार्ट को यूज़ नहीं कर सकेगा। तो क्या हुआ कि इस क्रीमिया के अंदर में एक रेफरेंडम हुआ। उस रेफरेंडम के अंदर क्रीमिया ने चुना कि हम तो रशिया के साथ जाएंगे। तो देखिए उन्होंने तो रेफरेंडम चुना कि हम रशिया के साथ जाएंगे, क्योंकि इस क्रीमिया पार्ट में बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे वो रशियन एथनिसिटी के थे। तो रेफरेंडम में तो यही डिसीजन आना ही था, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब बाद में वेस्टर्न कंट्रीज यह आरोप लगाती हैं कि रशिया ने क्रीमिया को हड़पा यूक्रेन से, और हड़प लिया मतलब एक आपने धक्के से एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया, और ये सारा का सारा ऑर्चेस्टर्ड था, मतलब तय था, फिक्स था कि वो रेफरेंडम होगा, हम इसे हड़प लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए रशिया पर, और G8 में भी उसको सस्पेंड कर दिया गया, G7 रह गया अब सिर्फ। अब इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के क्रीमिया जो है इसको ऑक्यूपेशन कहा है कि आपने ये ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसी से नाराज होकर रशिया ने आईसीसी से अलग होने का फैसला किया। रशिया कहती है कि यूएस इतने सारे क्राइम करती है, इराक के अंदर में, लीबिया के अंदर में, अफगानिस्तान के अंदर में, आज तक उस पर तो कुछ फैसला हुआ नहीं। तो देखिए उस पर तो फैसला हो भी नहीं सकता क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है इस ट्रीटी का। और साउथ अफ्रीका क्या कहता है, साउथ अफ्रीका की देख ले दो इशू है। साउथ अफ्रीका कहता है कि ये सारा का सारा आईसीसी है। देखिए ये कहता है कि आईसीसी की अमीर देशों पे तो कोई कुछ चलती नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जो कि इसका पार्ट ही नहीं है, ये सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज पर ही अपना दम चलाता है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। आईसीसी के पिछले 10 डिसीजंस में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, ऑलमोस्ट सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज पर हैं। जो वर्डिक्ट आए हैं आईसीसी के वो सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज पर आए हैं। तो अफ्रीका पूरा का पूरा ये कंट्री यह आरोप लगाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज मैनिपुलेट कर रही हैं पूरे आईसीसी को, और हमारे कंटिनेंट पर, पूरे महाद्वीप पर एक कब्जा जमाने की कोशिश है। आप पूरे की पूरे इंटरनल कंट्रीज की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आईसीसी क्या करती है, जो रूलिंग जो पार्टीज होती हैं, जैसे अब आप देख लीजिए कीनिया का केस मान लीजिए, कीनिया में जो अभी फिलहाल के प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, उन पर आईसीसी एक मुकदमा चला रही है। तो देखिए अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं ये आरोप लगाती हैं कि जो आईसीसी के अंदर जज हैं या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा है, हेग में है ये, तो जो भी आपको देश अच्छा नहीं लगता या फिर आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है, जैसे कीनिया मान लीजिए, आप उनके सीटिंग जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ आईसीसी में केस चलवाते हो और उनको हटवाने की कोशिश करते हो। तो इस तरह के आरोप अफ्रीकन कंट्रीज ने इस आईसीसी पर लगाए। तो पिछले 2 महीनों में 4 देश इस आईसीसी से अलग हो चुके हैं। इवन सीरिया फैक्टर मान लीजिए आप, सीरिया फैक्टर में बहुत सारे अत्याचार हुए और बहुत सारी केसेस निकल कर आए, लेकिन सीरिया में कुछ हुआ, आईसीसी से रिलेटेड कुछ किया? बिल्कुल भी नहीं किया।
तो एक रेलेवेंस इसकी धीरे धीरे आईसीसी की खत्म हो रही है, देश इससे निकल रहे हैं और कुछ खास एफिशिएंसी इसकी है नहीं। तो एक बात तो यह हुई थी कि एक ऐसी मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे देश से हटकर लोग, देश से हटकर पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे खिलाफ जो क्राइम हुए हैं उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे और उनको प्रोसिक्यूट करेंगे इस तरह से। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। देखिए, जो नेशनलिज्म है वो हमेशा हावी रहता है और इन केसेस में भी एक नेशनलिज्म हमेशा हावी है। जो इंटरनेशनलिज्म है वो एक लेवल के बाद में काम नहीं कर सकता। तो यह पूरा इशू था। अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। यह आर्टिकल है दलित पॉलिटिक्स से रिलेटेड। दलित पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल आ सकता है, सोशल मूवमेंट्स के अंदर में आ सकता है, सोसाइटी के अंदर आ सकता है। लेकिन इसके अंदर आर्टिकल के अंदर साफ साफ ना काफ़ी जैसे एक दूसरे के खिलाफ जातिवाद और धर्मवाद की बात हुई है। जैसे दलित किन किन के खिलाफ हैं, दलित हिंदुत्व के खिलाफ में हैं। तो इस तरह की टर्म्स आप कई बार आप साफ साफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दलित मूवमेंट से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि ओल्ड दलित पॉलिटिक्स और न्यू दलित पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। ओल्ड दलित पॉलिटिक्स में बात होती थी कन्वर्जन की, बहुजन की, सभी को साथ लेकर चला जाए, सब कास्ट अपील की, कोटा दे दीजिए, पैटर्नलिज्म, ये सब बातें होती थी ओल्ड दलित पॉलिटिक्स में। और नई दलित पॉलिटिक्स में क्या बात हो रही है, नए मोड्स के स्ट्रगल निकल कर सामने आ रहे हैं, नए नए अलायंस बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम और दलित का अलायंस देखने को मिल रहा है, नए कंसेप्ट, नए नॉर्म्स, ये सब चीज़ें अभी फिलहाल की दलित पॉलिटिक्स में निकल कर सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ और पॉइंट्स। देखिए, कास्ट तो अभी है ही है, यानी एक नए फॉर्म में कास्ट यहाँ पे आ गई है। ये देखिए, कास्ट इज बैक इनटू द न्यू रिकॉर्डिंग। और सोशल मीडिया का जिस हिसाब से यूज हो रहा है अभी दलित को मोबिलाइज करने के लिए, वो एक काबिल तारीफ है इस पूरी मूवमेंट के दौरान में। और लेफ्ट पॉलिटिक्स है वो भी अंडर स्क्रूटिनी है, क्या लेफ्ट ने सही में कुछ दलित के लिए किया है या नहीं किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो एक नए फ्लैग पोल हैं, यानी उन्हीं को नाम को बार बार हाईलाइट किया जाता है और उन्हीं से प्रेरणा ली जाती है। लेकिन अभी के दलित पॉलिटिक्स में जो ये बात है, ऐसी जो पढ़े लिखे दलित हैं यूनिवर्सिटीज़ में या फिर वहाँ, वो एक नई आवाज़ उठा रहे हैं और उनके साथ में जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ में एक नई ऊर्जा लेकर वो आए हैं। इलेक्ट्रली भी इनकी नंबर्स वो है अभी काफ़ी मोबिलाइज हो चुके हैं, यानी जो वोट करते हैं काफ़ी मोबिलाइज ढंग से करते हैं, ऐसे नहीं स्कैटर्ड ढंग से नहीं, मिल के वोट करेंगे तो ज़्यादा फर्क डलेगा। और ब्राह्मणिज्म के खिलाफ में एक नई तरह से सिविल सोसाइटी जो उभार हुआ है उसके साथ में इनका अलायंस और मुस्लिम के साथ में इनका अलायंस, नए ढंग से इफेक्टिव स्लोगन्स यानी नारे, ये सारी चीज़ें हैं। और साइंस, नए सिंबल्स, नई साइंस, नए रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए उसके बाद में क्या आता है, अभी जो दलित पॉलिटिक्स हो रही है कोई भी एक सिंगल पार्टी के पक्ष में नहीं है। जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी थी यूपी के अंदर में, सारे के सारे दलित इनके पक्ष में लामबंद हो गए थे। उससे पहले कांग्रेस के पक्ष में ये माने जाते थे। लेकिन अभी के जो दलित मूवमेंट्स है किसी एक सिंगल पार्टी में नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट सा हो रहा है। पहले इन्होंने कहा कि लामबंद हो रहे हैं इलेक्ट्रोली, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये एक सिंगल मूवमेंट, सिंगल पार्टी को ये नहीं हाईफाई कर रहे हैं, मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, कोई हेड नहीं कर रहे हैं। तो रोहित वेमुला की डेथ हुई हैदराबाद में, उसके बाद से ये सारी दलित में एक कनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है। जो ये कहते हैं कि जो रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था वही सारी प्रॉब्लम्स हमें भी हो रही हैं, तो एक कनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है। ये कह रहे हैं कि संविधान में तो हमें इक्वलिटी दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें इक्वलिटी दी गई, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी इक्वलिटी नहीं है। अभी भी वाइड स्प्रेड एट्रोसिटीज़ और हर चीज़ में, इवन जॉब्स में और पॉलिटिकल में कितने लोग दलित चुन के आए। देखिए कुछ सीट्स तो रिजर्व होती हैं दलित के लिए, उसके अलावा कितने दलित चुनकर आए वो देखिए, बहुत ही कम संख्या इसकी पाई जाती है। तो हर फैक्टर में, सोसाइटी में और एजुकेशन में कितने लोग दलित आगे अलग लैडर में ऊपर जाते हैं और जो यू कैन से हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो हर चीज़ में इनके साथ में वाइड स्प्रेड यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन होता है। लैंड रिफॉर्म्स हुए, जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा कि जो लैंड रिफॉर्म्स लिखा है उनमें फ़ायदा किसको हुआ है, जो एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका फ़ायदा सिर्फ एक जो लैंडेड कास्ट और कम्युनिटीज़ हैं उनको ही इसका फ़ायदा हुआ, और दलित तो और ज़्यादा मार्जिन्स की तरफ चले गए। और जो हिंदुत्व फैक्टर है, हिंदुत्व फैक्टर क्या है देखिए हिंदुत्व फैक्टर क्या है। पुराने टाइम में क्या था आपको याद ही होगा, मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति शुरू में हिंदू की एक टेक्स्ट सामने आए थे कि सोसाइटी को किस बेस पे चलना चाहिए। मनुस्मृति में सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया था और उसमें दलित को सबसे नीचे रखा गया था। और यू कैन से डैट काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी। इनइगैलिटेरियन है ये जो मनुस्मृति है।
और इसीलिए तो कई बार आपने देखा होगा जो दलित मूवमेंट्स होती हैं तो उसमें मनुस्मृति को जलाया जाता है, जो कि एक हिंदू टेक्स्ट है। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ हिंदुत्व एजेंडा, जब भी कोई हिंदुत्व को मोबिलाइज करने की बात आती है तो दलित इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि कोर जो हिंदू है पुराने टाइम में, और उसमें दलित को प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया था, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए काफ़ी पक्ष के भी पॉइंट्स हैं, कुछ विपक्ष के भी पॉइंट्स हैं। दिक्कत यह है कि जो ये आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स एक तरफा आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स लिखने वाले तो अपनी बात कहते हैं, वो थोड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी तो हम कर रहे हैं, तो हमें तो दोनों तरह के पॉइंट्स देखने होंगे। और कैपिटल पावर, ये कहते हैं कि ये सिर्फ कैपिटल पावर की बात नहीं है, यह बात है ह्यूमन डिग्निटी की, यह बात है डिनाइल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी की, हमें तो ह्यूमन डिग्निटी से ही वंचित रखा गया है। फिर ये नए मोड्स ऑफ दलित मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो सारा टेरेन है दलित मूवमेंट्स का वो वाइडन हो रहा है, यहाँ पे देखिए। और यह सिर्फ अब पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस कन्वर्जन का इशू नहीं रह गया है, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छे ढंग से यूज हो रहा है। सोशल मीडिया अब सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, सोशल मीडिया का यूज करते हुए क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इनके खिलाफ में हो जाए अत्याचार को हाईलाइट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। और सोशल मीडिया तो एक तरह से बैकबोन उभर कर आ रही है। एग्जाम्पल देते हैं आर्टिकल लिखने वाले रोहित वेमुला के केस को, इसमें किस तरह से मोबिलाइज हुआ। अहमदाबाद में जो अभी एक दलित का बहुत बड़ा मार्च हुआ, उसमें किस तरह से सोशल मीडिया का यूज करते हुए मोबिलाइज किया गया कम्युनिटी को। और जो भी ये देखिए मार्चेज हुए, रैलीज हुए, इससे भी दलित ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और स्लोगन्स, नए तरह के स्लोगन्स जिसमें दलित अपने आप की प्राइड को दिखाते हैं, और जहाँ जहाँ पे इन पर सोशल जो अत्याचार होते हैं उन साइट्स को एक पिलग्रिमेज, ये क्या है, पिलग्रिमेज, जैसे वो होते हैं ना पुराने टाइम में पिलग्रिम्स जाते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा। और जो सॉन्ग्स और नए तरह के सॉन्ग्स और स्ट्रीट प्लेज, इस तरह के पोस्टर्स को यूज किया जा रहा है। जो नए स्लोगन्स, बात घूम फिर कर वही आ रही है। सारे वुमेन और मैन कंधे से कंधा चिल्लाकर इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। और नए दलित जो रैलीज हैं वही, उसमें बुक्स और पब्लिकेशन, नई तरह की बुक्स निकल कर सामने आई, ताकि इससे इस लाइन से ये पता लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्या है, दलित मुस्लिम अलायंस दलित मुस्लिम अलायंस जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो भी सामने आ रहा है। वही बात सेम, ह्यूमन डिग्निटी का इशू है और ह्यूमन वर्थ का इशू है। और ये कहते हैं कि देखिए आजकल क्या है, किसी भी ह्यूमन को बर्थ से कनेक्ट किया जाना, यानी उसके जन्म से ही कनेक्ट किया जाना, एक तरह की न्यू इंस्लेवमेंट है, यह भी एक बॉन्डेज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अलायंस अगेंस्ट अपोजिशन है, अलायंस अगेंस्ट अपोजिशन मतलब देखिए अपने विरोधी कम्युनिटीज़ के खिलाफ में अलायंस, जैसे ये अपने आप को हिंदुत्व मानते हैं, हिंदुत्व का अपोजमेंट मानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व के खिलाफ में हैं क्योंकि हिंदुत्व ने हमारे पे वो किए एट्रोसिटीज़ की। और स्टील ये कहते हैं, लेकिन अभी आदिवासीज़ के साथ में इनका अलायंस अभी भी होना बाकी है। देखिए इस पूरे आर्टिकल में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इन्होंने यूज़ करी। इसको पूरे का पूरे दलित को हिंदुत्व का विरोधी मानना तो गलत ही है ना। हिंदुत्व थोड़ी दलित का विरोधी है। हाँ, कुछ एट्रोसिटीज हुई थी और कुछ ढंग से, इसमें मैं आपको वो बताता हूँ जो अंबेडकर का और गांधी का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल में नहीं दिया मैं आपको, लेकिन बताता हूँ फिर भी। अंबेडकर ने क्या कहा और गांधी ने क्या कहा। अंबेडकर ने यह कहा कि पूरे के पूरे इस कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म कर दो, यानी पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम जब तक रहेगा तब तक दलित को न्याय नहीं मिलेगा। और जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ है, यानी पूरी तरह डिवाइडेड है। जब तक ये कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड रहेगी तब तक एक नेशन का निर्माण नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कि हिंदूज तो अपने आप ही जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं इनके गुलाम है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे कि मनुस्मृति या फिर ये सब है, इनके गुलाम हैं पूरी की पूरी हिंदू सोसाइटी। और इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा कि जब ये दलित होते हैं वो इंटर डाइनिंग नहीं करते, दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ में बैठकर खाना नहीं खाते, उनके साथ में मैरिज नहीं करते उनके साथ में, तो इनको वोट का अधिकार भी अलग होना चाहिए। उसी के बेसिस पे उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही, जो बाद में दिया नहीं था। आपको याद होगा, स्पेक्ट्रम में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो पूना पैक्ट है 1932 में हुआ था जब। और गांधी ने क्या कहा, अब गांधी का कंसेप्ट देख लेते हैं। गांधी कहते हैं कि दलित्स को रिजर्वेशन देना और ये सब कहना, तो इससे तो इनकी कम्युनिटी और भी ज़्यादा, इससे तो इनकी रिजर्वेशन नहीं, और ये कहते थे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने से तो ये दलित के दलित ही रह जाएंगे, यानी इन पे जो वो था अलग आइडेंटिटी वो मेंटेन रह जाएगी।
और गांधी ने कहा कि देखिए जो कास्ट सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो वर्ना सिस्टम है उसकी तो एक वो है, यू कैन से सोसाइटी में उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो टेलियोलॉजिकल है, तो वर्ना सिस्टम मेंटेन रहना चाहिए। आप कास्ट सिस्टम को खत्म कर दो लेकिन वर्ना सिस्टम मेंटेन रहना चाहिए। और ये सारी बातें गांधी ने कही। इन्होंने कहा कि जो वर्ना सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ लेबर्स है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा ये डिवीजन ऑफ लेबर्स है, और इन्होंने कहा अंबेडकर ने, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है वर्ना सिस्टम, ये डिवीजन ऑफ लेबरर है। तो ये गांधी और अंबेडकर में एक कास्ट को लेकर पूरा यू कैन सी दैट वेरियस पॉइंट्स हैं। अभी देखिए मेंस में पिछली बार साफ साफ क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द व्यूज ऑफ अंबेडकर एंड गांधीज ऑन कास्ट, एंड इस तरह से आज दलित मूवमेंट्स किस हिसाब से इवोल्व हो रही हैं। तो इस आर्टिकल में तो पूरे के पूरे कई जो थी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स थी, कुछ जैसे अलग व्यूज भी हैं, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और ये पूरा आज की डिस्कशन थी। आज सैटरडे है, तो सैटरडे को आपको पता होगा ग्राउंड जीरो आता है, तो ग्राउंड जीरो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और ग्राउंड जीरो में पूरा वही डिमोनेटाइजेशन को लेकर दोबारा से आर्टिकल है कि किस तरह से इसके प्रभाव हो रहे हैं। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो पहले तो हम उसी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस लिए है? देखिए इंटरनेशनल दो तरह की होती है। हमारे स्टेट, सिंपल फंडे से हम समझते हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटेक्ट मतलब अपने सिटीजन्स को बचाना, किसी तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, आप पर किसी तरह का कोई जुल्म ना हो पाए, इससे स्टेट आपकी रक्षा करेगा। नहीं तो अगर स्टेट ना हो तो कोई भी किसी को मार दे, जिसके पास पावर है, कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है, वीक आदमी को मार देगा। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीक सिटीजन्स को बचाना या फिर हर एक को इक्वल राइट्स देना, इस तरह की। तो अब सिचुएशन ये है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक, अगर स्टेट ही अपने सिटीजन पर राइट करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो उसका हिसाब कौन लेगा? तो यह देखिए, अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान खुद का स्टेट ही, जैसे बलूचिस्तान पे उस पर अत्याचार करने की बात होती है, तो अगर कोई स्टेट खुद ही अपने सिटीजन्स पर अत्याचार करना स्टार्ट करे तो कौन बताएगा? तो राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डोमेस्टिक मैटर्स में तो राइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। अगर स्टेट खुद ही अगर ऐसा करने लगे तो कौन बचाएगा? तो देखिए ऐसा ही कंटेक्स्ट सामने आया 1994 के आसपास। 1994 के आसपास में, ये पहले भी निकल के आया था, टोक्यो जो ये ट्रायल्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और बाद में देखिए रवांडा 1992 का इशू था, यूगोस्लाविया 1997 का इशू था, सीरिया लियोन ये भी 90s का इशू था, टिमोर, कंबोडिया, इन सभी स्टेट्स में एक चीज़ निकल सामने निकल कर आई कि स्टेट ने खुद ही अपने लोगों पर अत्याचार किया, जीनोसाइड, जिसे यू कैन से मैसेकर, जीनोसाइड, जातीय संघर्ष, इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आई। तो कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो उस समय तो देखिए इन चारों जो है उसमें एक एडहोक ट्रिब्यूनल बनाया गया। एडहोक ट्रिब्यूनल मतलब काउंसिल ट्रिब्यूनल, जो ये ट्रायल्स रखेगा इन केसेस में। यूगोस्लाविया में जो हुआ उसके लिए। गुड मॉर्निंग, टुडे इज 19th November 2016 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। बिफोर डिस्कशन ऑफ आर्टिकल्स, ये जो PDF है आज की डिस्कशन की, वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी गई है, और अगर आपको भी ईमेल जो इसकी PDF चाहिए आगे से, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस पे onlyias.com से। आपको पता ही होगा, 2-3 बार मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ इसके बारे में, ना पता हो तो दोबारा फिर से बता देता हूँ। इसका जो URL है ये है onlyias.com। तो यहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपकी ईमेल आईडी पर ये PDF मिल जाएगी, लिंक इसका मिल जाएगा। देखिए डालने को तो PDF यहाँ भी डल सकती है, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं, लेकिन ये वीडियोस आगे डिलीट हो जाएंगी, तो रिवीजन के लिए ये आप अपने जो PC वगैरह में है इसे संभाल के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे देखिए, पहला जो आर्टिकल है आज डिस्कशन का वो है जल्लीकट्टू से रिलेटेड। यह एक स्पोर्ट्स गेम है, इससे रिलेटेड आज डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो है, फिलहाल का कंटेक्स्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है एक रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिव्यू पिटीशन डाली थी, और क्या ये पूरा है, क्या बैकग्राउंड है इसका, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जल्लीकट्टू एक तरह का स्पोर्ट्स गेम है। इसमें बुल टेमिंग होती है, ये देखिए यहाँ पर सारे लोग बुल टेमिंग होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये सींग होते हैं, कई हर एक में नहीं, कई ओकेजन्स पे, कई जगह पे ये सींग पे, जो बुल के सींग होते हैं, इस पे ना प्राइज मनी होती है। तो प्राइज मनी होती है तो सारे इसके पीछे भागते हैं। तो इस तरह का ये गेम है। पोंगल के ओकेजन पर ये खेला जाता है, यानी हार्वेस्टिंग सीजन होता है उसके बाद में ये खेला जाता है, और बहुत पुराना ये गेम है। ये देखिए यहाँ पर पोंगल के ओकेजन पर खेला जाता है, बहुत पुराना गेम है ये। और एक्सपर्ट्स की माने तो देखिए ये निकलता है कली और काकू,
ये देखिए कोइंस, काकू का मतलब होता है कोइंस और काटू मीनिंग है पैकेज, यानी प्राइज मनी का जो फैक्टर्स हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नो कनेक्शन विद द रिलीजन, हाउ कैन यू कनेक्ट दिस विद द रिलीजन। और जो क्रूअल्टीज होती हैं, जो एट्रोसिटीज यानी अत्याचार होते हैं एनिमल्स पे, और बहुत सारे बुल्स की जाने जाती हैं इसमें, और इवन देखिए नॉट ओनली बुल्स, इवन ह्यूमंस लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस स्पोर्ट्स, और इवन दर्शक भी, जो स्पेक्टेटर्स वहाँ जो ये गेम देखते हैं उनकी भी जानें गई हैं। तो ऐसा क्या गेम भाई, इतनी सारी जानें आप गंवा रहे हो। तो और स्टेट रेगुलेशन 2009 के बाद में जो लोग कहते हैं कि इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह है कि, और जो एनजीओज हैं, वेलफेयर बोर्ड है, उनका तर्क यह है कि 2009 में भी प्रयास किए गए इसको रेगुलेट करने के, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए, तो इसलिए क्रूअल्टीज कंटिन्यूड रही। तो अभी कोई औचित्य बनता नहीं है कि कोई भी रेगुलेशन इस पर संभव हो नहीं पाता, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड है। एक बार जब गेम स्टार्ट होता है तो कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यह तो वही इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आर्गुमेंट दिया था कि इट्स ए इशू ऑफ ह्यूमन एंटरटेनमेंट ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनिमल्स, यानी आप एनिमल्स के सेक्रीफाइस पर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो। और एक ये पॉलिटिकल इशू है जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इलेक्शन की बेस पे इसलिए ज़्यादा हाई फाई, जब भी इलेक्शन होता है इलेक्शन से पहले रिव्यू पिटीशन डाल दी, क्योंकि वोट्स की राजनीति है ये। फैटिलिटीज़ हमने डिस्कस किया, बुल्स की जाने, ह्यूमन जाने, स्पेक्टेटर्स, ये सब कुछ। और इवन एनिमल वेलफेयर बोर्ड और जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने भी इसको अपोज किया। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे जो स्पोर्ट्स गेम है उसमें। अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल है नीचे, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड यह आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट, रशिया ने विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या, पैकेज है, उससे रिलेटेड ये गेम है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लड, जैसे स्पेन में वो गेम होता है ना, आपने मूवी देखी होगी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में, जो स्पेन में गेम होता है वो बुल रेसिंग का, वैसे उसी से रिलेटेड कुछ है लेकिन थोड़ा अलग है इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने ये 2014 में इस पर बैन लगा दिया था। तो क्या है ये, यहाँ पे देखिए 2009 में तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून लाया था, एक लेजिस्लेशन लॉ बनाया उन्होंने अपने स्टेट के अंदर, तमिलनाडु ने, इसको रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि देखिए इससे बहुत ज़्यादा मौतें हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बुल्स का भी, ह्यूमन लाइफ्स का भी लॉस हुआ और क्रूल्टीज़ की बात निकल कर सामने आई। तो 2009 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया इससे रिलेटेड, इसको रेगुलेट करने की बात कही। 2014 में उसके बाद में भी क्रूल्टीज थी, जो यू कैन से दैट एट्रोसिटीज थी, एनिमल्स पर कम नहीं हुई। तो पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है या फिर पेटा है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री, इन सब ने भी इस पर ऑब्जेक्शंस उठाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो गेम है इस पर रोक लगा दी। तो देखिए एक कल्चरल इशू है, तो इससे काफ़ी सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हैं, और पॉलिटिशियंस जहाँ भी लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं वहाँ साथ देते हैं। आप पानी का इशू ले लीजिए, जहाँ जहाँ जनता का सपोर्ट होगा वहाँ पॉलिटिशियंस उसको साथ देंगे, चाहे वो चीज़ गलत हो या अच्छी हो। तो 2014 में फिर से रिव्यू पिटीशन डाली, उसके बाद में जजमेंट के बाद में रिव्यू पिटीशन डाली स्टेट गवर्नमेंट ने कि आप इस जजमेंट को दोबारा से रिव्यू कीजिए जो आपने बैन किया है इसको। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इसको गेम को अलाउ करने की बात कही। और फिर अभी 2016 और अभी नवंबर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को, यानी जो ये रिव्यू पिटीशन डाली थी, इसको मना कर दिया। और इस पर अभी फैसला आना बाकी है, जो कि सेंट्रल ने नोटिफिकेशन निकाली थी। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे अभी फैसला आना बाकी है। तो अभी इसके कुछ प्लस के पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये तो है, देखिए प्लस के पॉइंट्स। सबसे बड़ा तो है ये कल्चरल फैक्टर। देखिए इसमें कल्चरल फैक्टर अटैच्ड है, काफ़ी एंशियंट टाइम से गेम चला आ रहा है, और लोगों के यू कैन से दैट नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। तो इसे क्यों बैन किया जाए, इसे रेगुलेट क्यों ना किया जाए। दूसरा, कुछ लोग इसे रिलीजियस फैक्टर भी टच देने की बात कहती हैं कि आर्टिकल 25 इसमें आ जाता है कि राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। इस तरह का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि हमारा धर्म फैलाने का, धर्म प्रोफेस करने का अधिकार है। तो यह तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया, मतलब कोई है ही नहीं, रिलीजन का लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ये एनिमल राइट से रिलेटेड है। कोई भी धर्म होता तो भी इसे मना ही किया जाता। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि
इस तरह से एक सोसाइटी में, यहाँ देखिए दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी से बॉन्डिंग आती है, कोऑर्डिनेशन आता है। देखो सारे लोग मिलेंगे, अब इसमें देखो सारे लोग, आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन आया तो आज के टाइम में ऐसा कहा जाता है कि सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रही है, एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो सोसाइटी में इस तरह के गेम ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक तरह से बॉन्डिंग क्रिएट होती है और इंडिविजुअलिज्म दूर होता है और कम्युनिटेरियन जो होता है, कम्युनिटी की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा आती हैं। तो उसके बाद में आता है ये देखिए वेल्लोर, यानी इसमें यूथ जो होते हैं वो यूथ अपनी बहादुरी दिखाते हैं और माचो स्पोर्ट्स इसे कहा जाता है। और कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास से भी जोड़ते हैं। अंधविश्वास से कैसे जोड़ते हैं? वो लोग कहते हैं कि अगर इस गेम को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो भगवान की यानी गॉड की रैत का सामना हमें करना पड़ेगा, यानी फसलें अच्छी नहीं होंगी और भगवान की नाराज़गी हमें झेलनी पड़ेगी। तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास का रंग भी देते हैं। इस तरह से 4-5 जो इशू हैं, सारे के सारे पक्ष में तो नहीं किए जा सकते, लेकिन जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यानी इसे फैक्टर्स इन्वॉल्व से मान लीजिए आप। और दूसरे